हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। मैं हूं आपका अपना इम्पैक्ट पड़ी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक हॉट टॉपिक जो सोशल सेक्टर में काफ़ी चर्चे में है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हर कोई इसकी बात कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, इसमें कौन कब कैसे शामिल हो सकता है और शामिल होने के बाद पैसे कैसे मिलेंगे। अगर आप इन बातों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा आगे लेके जाइए और चौथे नंबर पे आइए, जहाँ पे हम देखेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के गुड एंड बैड पॉइंट्स क्या है। गुड पॉइंट्स के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, हम कुछ बुराइयां देखेंगे ताकि आपको एक पूरा पिक्चर मिल सके और आप अपने लेवल पे डिसाइड कर सके कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज कितने हद तक सही है और कितने हद तक गलत। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानते हैं तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट सोशल स्टॉक एक्सचेंज हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी और बीएसई का ही एक पार्ट है। स्टॉक एक्सचेंज में जैसे कंपनीज लिस्ट होती है, उसी तरह सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एनजीओ और सोशल एंटरप्राइजेस लिस्ट होता है। नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज जिस तरह पब्लिक से पैसा उठाती है, उसी तरह सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एनजीओ और सोशल एंटरप्राइजेस भी पब्लिक से ही पैसा उठाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में हमें फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलता है, तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। लेकिन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल रिटर्न्स कुछ नहीं होते, सोशल रिटर्न्स होता है। यानी कि आप पैसा एनजीओज को डोनेट कर दोगे, वो पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको मिलेगा एक सेटिस्फैक्शन कि आपने इंडिया के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया। इंडिया दुनिया की 8वीं ऐसी कंट्री है जहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे पहले 7 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन उसमें से 4 कंट्रीज में कंसेप्ट ऑलरेडी बंद हो चुका है और केवल 3 कंट्रीज में कंसेप्ट चल रहा है। तो क्या इंडिया इसको अच्छे से चला पाएगा? आगे की वीडियो में हम इसी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग, इन दोनों का अंतर। रजिस्ट्रेशन यानी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना, पंजीकरण करना। लिस्टिंग मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपको पैसे उठाने हैं मार्केट से, यानी कि जनरल पब्लिक से अगर आपको पैसे लेने हैं तो आपको लिस्टिंग करवाना अनिवार्य है। इंडिया में अब तक 100 से ज़्यादा एनजीओज ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 10 एनजीओज ने कुल मिला के 20 से 25 करोड़ तक की फंडिंग उठाई है। अगर आप एक एनजीओ हो तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी हो, आपके एनजीओ को मिनिमम 3 साल हो चुके हैं, आपके पास 12A एटीजी सर्टिफिकेशन है, आप दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो, आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर की स्पेंडिंग, खर्चा मिनिमम 50 लाख होना चाहिए और उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका फंडिंग मिनिमम 10 लाख होना चाहिए। एज ए एनजीओ आप एक अंडर प्रिविलेज यानी कि पिछड़े और लो परफॉर्मिंग रीजन्स में काम कर रहे हो और आप 67% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। आप इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी में काम कर रहे हो। ये जो 16-17 एक्टिविटीज यहाँ पे है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइंड है। अब अगर आप एक फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज है तो आपके लिए लास्ट के 3 क्राइटेरियाज इंपॉर्टेंट है अगर आपको लिस्टिंग करनी है। 67% वाले क्राइटेरिया का मतलब है कि पिछले 3 इयर्स में ऑन एन एवरेज आपकी आय या आपके खर्चे या आपके टोटल कस्टमर्स के 67% या उससे ज़्यादा इन दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हैं। आप एनएससी, बीएसई या दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एनएससी पे रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 प्लस टैक्सेस है और बीएससी पे रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 प्लस टैक्सेस है। अब बात करते हैं लिस्टिंग की। अगर एनजीओज को मार्केट से पैसे उठाने हैं तो उसके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। पहला है ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें ना ही आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी और ना ही उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप ZCZP इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं तो आपको मार्केट से मिनिमम 50 लाख रुपीज़ का डोनेशन उठाना पड़ेगा। और तो और जो डोनर्स होंगे
उन्हें भी मिनिमम 10,000 रुपीज़ डोनेट करने पड़ेंगे या फिर उसके मल्टीपल्स में, यानी 20,000, 30,000, 40,000 एंड सो ऑन। अभी तक जितने भी एनजीओज ने मार्केट से पैसा उठाया है उन्होंने ZC ZP इंस्ट्रूमेंट्स का ही इस्तेमाल किया है। वैसे इन यूनिट्स की कुछ एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती, ये बस एक डोनेशन की रिसिप्ट है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस जो एनजीओज के लिए अवेलेबल है उसमें है डोनेशंस बाय म्यूचुअल फंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे हम HDFC का कैंसर फंड, जिसमें इन्वेस्टर मान लो 5,000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको 3 साल के एंड में वो 5,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, लेकिन उस 3 साल में 5,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट होगा वो एक एनजीओ को डोनेट होगा। अभी इस फंड का इंटरेस्ट वाला पैसा इंडियन कैंसर सोसाइटी को डोनेट हो रहा है, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। तीसरा ऑप्शन है सोशल इम्पैक्ट फंड्स। इनका नेचर ऑफ वर्क मोर और लेस म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है। हमें नहीं पता कि कौन से एनजीओज को डोनेशन देना है, बट सोशल इम्पैक्ट फंड्स चलाने वाले एक्सपर्ट्स को ये बात पता होगा कि कौन से एनजीओज को डोनेशन देना ज़्यादा वाइबल होगा, इसीलिए हम इन सोशल इम्पैक्ट फंड्स के थ्रू डोनेशंस कर सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट फंड्स में मिनिमम 2 लाख का डोनेशन इंडिविजुअल डोनर्स को देना पड़ता है और कॉरपोरेट्स के लिए ये लिमिट 1 करोड़ है। फोर्थ है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स। वैसे ये टॉपिक बड़ा है और इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। अभी के लिए तो सिर्फ पहला इंस्ट्रूमेंट ही सेबी ने प्रमोट किया है, बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे प्रमोट होंगे। अब अगर आपको जानना है कि लिस्टिंग करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत है, तो ये इन्फॉर्मेशन और चेकलिस्ट NSE और BSE दोनों वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको फील्ड इन ड्राफ्टेड फॉर्मेट चाहिए तो आप इन 5 में से किसी एनजीओज की वेबसाइट पे विजिट करके डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जान सकते। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस रजिस्टर या लिस्ट नहीं हुई है और इस पर सेबी की फर्दर गाइडलाइंस अभी अवेटेड है। अगर आप इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, जिसको रेफर करके आप इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के गुड एंड बैड पॉइंट्स के बारे में। पहले बात करेंगे गुड पॉइंट्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एनजीओज को एक बेटर क्रेडिबिलिटी एंड एक बेटर पब्लिसिटी देता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होने वाले एनजीओज पे सेबी रेगुलेटेड का थप्पा लग जाता है, जिससे उनके डोनर्स का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है और उनको ज़्यादा डोनेशंस मिलने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो एनजीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर और लिस्टिंग करती है उन एनजीओज के लिए जो मॉडर्न फंड रेजिंग मॉडल्स है, जैसे ब्लेंडेड फाइनेंस, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स, पे फॉर सक्सेस मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स का फायदा उठाना ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन लिस्टेड एनजीओज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पैक्ट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर और लिस्टिंग करने वाले एनजीओज को अपने किए हुए प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स देना अनिवार्य है। इससे डोनर्स को ये पता चलता है कि उनके डोनेशंस में समाज में कितना फायदा हुआ और एनजीओज ने उनके पैसे कैसे इस्तेमाल किए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईज टू डोनेट। जस्ट इमेजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया की सारी अच्छी एनजीओज लिस्टेड है और डोनर के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने मनचाहे रीजन, थीमेटिक एरिया को चूज करते हुए एक एनजीओज डिसाइड करे, उसने अभी तक जो काम किया है उसको स्टडी करे एंड बेसिस दैट ही उस एनजीओ को डोनेशन करे। इससे अच्छा और क्या होगा। बट पहाड़ दूर से ही अच्छा लगता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ खामियां भी है। नंबर 1, डिफिकल्टी इन डोनेशन प्रोसेस। अगर आप एक डोनर है और आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे किसी एनजीओ को डोनेट करना है तो आपको मिनिमम 10,000 या उसके मल्टीपल्स में ही डोनेट करना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। तीसरा, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफलाइन है, यानी कि आपको उस एनजीओ की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म की फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कॉपीज उस एनजीओ को भेजनी पड़ेगी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
अब भाई आप स्टॉक में मिनिमम 1 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपीज़ की लिमिट है, और तो और SIP में 500 की लिमिट है। यहाँ पे 10,000 की लिमिट है, पता नहीं क्यों। इससे डोनर्स डीमोटिवेट जरूर होंगे और छोटे डोनर्स तक सोशल स्टॉक एक्सचेंज नहीं पहुंच पाएगा। जितना कम पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा उतने फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। यही एक्सपीरियंस 4 ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुका है उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। दूसरी बड़ी खामी है कि अभी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रक्चर है वो मेजरली लार्ज एनजीओस को ही फेवर कर रहा है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। किसी एनजीओ को अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज करना है तो मिनिमम इशू साइज 50 lakhs है, और तो और इस अमाउंट को रेज करने के लिए मैक्सिमम 20 डेज का पीरियड ही एक एनजीओ के पास होता है। अगर टोटल टारगेट के 75% से कम अमाउंट कलेक्ट होती है उस एनजीओ को डोनर्स को अपने पैसे लौटाने पड़ता है। तो एक एनजीओ जिसको 10 से 20 दिन के अंदर मिनिमम 35 lakhs प्लस पैसे रेज करने हैं वो लार्ज स्केल एनजीओ ही होगी। अभी तक जिन 10 एनजीओस ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज से फंड रेज किया है उसमें से मेजॉरिटी एनजीओस के पास FCRA लाइसेंस है और उनके लास्ट 3 years का एवरेज डोनेशन रिसिप्ट रेंजेस बिटवीन 5 crore to 125 crores। दीज आर ऑल लार्ज साइज्ड एनजीओस। और जो बची हुई एनजीओस है जिनका टिकट साइज छोटा है वो मेजरली किसी इंटरनेशनल एनजीओ का इंडियन चैप्टर चला रही है। हैवी लिस्टिंग कॉस्ट। एक एनजीओ को अगर फंड रेज करना है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में तो उसमें इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए बिना काम करना मुश्किल है। इन कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एक एनजीओ को 5 से 10 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ता है। तो अगर मिनिमम इशू साइज 50 lakhs है, टोटल फंड रेज का 10 से 20% तो लिस्टिंग कॉस्ट में ही स्पेंड हो रहा है। छोटे एनजीओ की बस की बात नहीं है। दूसरा इशू है हैवी डॉक्यूमेंटेशन का। जिन एनजीओस को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग करवानी है उनके लिए 40 से 50 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो उन्हें कंप्लाई करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग होने के बाद भी काफ़ी ऐसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो एनजीओस को कंप्लाई करने पड़ता है। तीसरी खामी जो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में करंटली वो है फॉरेन डोनेशंस अभी अलाउड नहीं है। माना कि सरकार फॉरेन पावर्स के इंटरफेरेंस को कम करना चाहती है, लेकिन अगर कोई चीज़ सेबी रेगुलेटेड है और फॉरेन कंपनीज भी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है तो आई गेस फॉरेन डोनेशंस शुडंट बी एन इशू। फॉरेन डोनेशंस प्रमोट करने से सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। चौथा ड्रॉबैक है लिमिटेड अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़। करंटली जो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस चलाए जा रहे हैं those are more oriented towards introduction towards social stock exchange and its registration process, but ज़रूरत है इन एनजीओस की इन डेप्थ कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस की जिससे उनको ओवरव्यू के साथ साथ इन डेप्थ हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए ऑन हाउ टू रजिस्टर एंड हाउ टू क्रिएट ऑल द डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द लिस्टिंग प्रोसेस, जो कि सबसे कॉस्टली अफेयर है अभी। दूसरा है कि डिमांड साइड पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। एनजीओस तो लिस्ट हो जाएंगे लेकिन एक्सचेंज एक्टिव तभी रहेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स आए इन एनजीओस को डोनेट करने के लिए। आखिरी पॉइंट है अबाउट CSR डोनेशंस। अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे CSR डोनेशंस अलाउड नहीं है। काफ़ी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ड्रॉबैक है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गिवन द करंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो कि लार्जर एनजीओस और इलाइट डोनर क्राउड को कैटर कर रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर में CSR डोनेशंस अलाउड नहीं हो वही अच्छा है। वरना ग्रास रूट एनजीओस को जो CSR फंड्स मिलना था वो भी मिलना बंद हो जाएगा और सारे कंपनी सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाले एनजीओस को डोनेट करेंगी। इससे डोनेशन के गैप और इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। तो अभी के लिए तो मैं इसको ड्रॉबैक नहीं मानता हूँ। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूसिव एंड ग्रासरूट एनजीओ फ्रेंडली बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा जब आप मिनिमम एप्लीकेशन साइज कम करोगे, कैपेसिटी बिल्डिंग फंड यूज़ करोगे एनजीओ की इन डेप्थ कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए,
एप्लीकेशन प्रोसेस को थोड़ा और इजी करोगे और कॉस्ट ऑफ लिस्टिंग को सब्सिडाइज करोगे। दूसरा है फॉरेन डोनेशंस अलाउ किए जा सकते हैं। अब एज ए एनजीओ क्या आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस, आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसका कॉस्ट मिनिमम होगा और उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी ज़्यादा नहीं होगा। इससे आपके एनजीओ को क्रेडिबिलिटी मिलेगी और आपकी पब्लिक इमेज होगी, जिसको लेवरेज करके आप डोनर्स से फंडिंग ले सकते हैं। वंस आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और आप लिस्टिंग का कॉस्ट अफोर्ड कर सके, तब आप लिस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप ऐसे एक्सप्लेनर वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे भारत। भाई ऊंच नीच का पापड़ा, भाई ऊंच नीच का पापड़ा, अमीर गरीब का फासला, भाई फासला ही फासला। ऊंच नीच का पापड़ा, भाई ऊंच नीच का पापड़ा, अमीर गरीब का फासला, भाई फासला ही फासला।